दोस्तों, आप देख रहे हैं अप्लाई कारलो, जहां सरकारी भर्तियों की हर पेचीदा बात होती है आसान। क्या आपने भी अलग अलग शिफ्ट में पेपर दिया और सोच रहे हैं कि आपके नंबरों का अन्य शिफ्ट से कैसे होगा मुकाबला? आज बात करेंगे डीएसएसएसबी के नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स की। यानी जब परीक्षा अलग अलग शिफ्टों में होती है तो सबके नंबर एक समान स्केल पर कैसे लाए जाते हैं। क्या आपने 75 अंक पाए थे लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद 92.5 बन गए? कैसे? क्यों? और क्या ये वाकई फेयर है? जानिए सब कुछ आसान भाषा में केवल इसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन क्या है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने एक एग्जाम दिया, लेकिन वो एग्जाम एक ही दिन में नहीं बल्कि अलग अलग शिफ्ट्स में हुआ। अब हर शिफ्ट की डिफिकल्टी अलग हो सकती है, कहीं सवाल टफ थे, कहीं थोड़े आसान। अब अगर सभी कैंडिडेट्स को एक ही स्केल पर कंपेयर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, वही नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक स्कोर एडजस्टमेंट मेथड है। इसका काम है हर शिफ्ट के डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखकर आपके रॉ मार्क्स को एडजस्ट करना। नॉर्मलाइजेशन एक सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में होती है और हर शिफ्ट की कठिनाई अलग अलग हो सकती है। इसका उद्देश्य यह है कि सभी उम्मीदवारों को न्याय संगत अंक मिले, चाहे वे किसी भी शिफ्ट में बैठे हों। नॉर्मलाइजेशन लागू होता है जब कोई परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों मल्टीपल शिफ्ट्स में आयोजित की जाती है। हर शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का स्तर डिफिकल्टी लेवल एक जैसा नहीं होता। किसी शिफ्ट में सवाल कठिन होते हैं तो किसी में आसान। ऐसे में सीधे रॉ मार्क्स की तुलना करना उचित नहीं होता। इसलिए सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देने के लिए उनके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है ताकि शिफ्ट का फर्क खत्म हो जाए और सभी को बराबरी का आकलन मिले। लेकिन ध्यान रखें, अगर परीक्षा सिर्फ एक ही शिफ्ट में हुई है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। ये प्रक्रिया केवल मल्टी शिफ्ट एग्जाम्स के लिए लागू होती है। इसका उद्देश्य है कठिन शिफ्ट में बैठने वाले को नुकसान ना हो और आसान शिफ्ट का कोई गलत फायदा ना मिले। नॉर्मलाइजेशन कई बोर्ड्स जैसे डीएसएसएसबी, एसएससी, आरआरबी, एनटीए और आईबीपीएस द्वारा अपनाई जाती है, खासकर मल्टी शिफ्ट एग्जाम्स में। नॉर्मलाइजेशन के चर्चित उदाहरण आरआरबी एनटीपीसी 2021 में एक कैंडिडेट के रॉ मार्क्स थे सिर्फ 72, लेकिन कठिन शिफ्ट होने के कारण नॉर्मलाइज्ड होकर बढ़कर 88.4 हो गए। वहीं एक अन्य कैंडिडेट के 82 थे, लेकिन आसान शिफ्ट होने की वजह से घटकर 76.2 हो गए। एसएससी सीजीएल में भी 8-15 अंकों का फर्क पड़ा और फाइनल मेरिट पूरी तरह बदल गई। ये प्रक्रिया न्याय के लिए होती है, लेकिन कभी-कभी चौंकाने वाले नतीजे भी देती है। जब डीएसएसएसबी की कोई परीक्षा एक से ज्यादा शिफ्टों में होती है, जैसे पीजीटी, टीजीटी या अन्य पोस्ट, तो हर शिफ्ट की कठिनाई अलग हो सकती है। इसी असमानता को दूर करने के लिए डीएसएसएसबी नॉर्मलाइजेशन लागू करता है। इसमें स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला से हर शिफ्ट के औसत अंक और मानक विचलन के आधार पर सभी उम्मीदवारों के अंक दोबारा कैलकुलेट किए जाते हैं ताकि किसी को फायदा या नुकसान ना हो। इससे परीक्षा में निष्पक्षता बनी रहती है। नॉर्मलाइजेशन के लिए डीएसएसएसबी स्टैंडर्ड फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है। फॉर्मूला है xn इक्वल टू S1 आपकी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय S2 जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे ज्यादा था उसका स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय x आपके रॉ मार्क्स माइनस x के आपकी शिफ्ट का एवरेज प्लस y के उसी टॉप शिफ्ट का एवरेज मार्क्स। टफ शिफ्ट वालों के मार्क्स बढ़ जाते हैं, इजी शिफ्ट वालों के कभी कभी कम भी हो जाते हैं। इस तरह सभी उम्मीदवारों के मार्क्स एक जैसी स्केल पर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे यह तय किया जा सके कि किसने कठिन पेपर में बेहतर प्रदर्शन किया और किसने आसान में। यही नॉर्मलाइजेशन को फेयर
और तार्किक बनाता है। डीएसएसएसबी की परीक्षा में मान लीजिए कि उम्मीदवार ने शिफ्ट ए में परीक्षा दी और उसे रॉ मार्क्स यानी वास्तविक अंक 75 प्राप्त हुए। शिफ्ट ए का औसत अंक 60 था और इसका मानक विचलन 10 था। दूसरी ओर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली शिफ्ट सी मानी गई, जिसका औसत अंक 70 और मानक विचलन 15 था। अब डीएसएसएसबी के सामान्यीकरण और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के अनुसार पहले उम्मीदवार के रॉ अंक 75 में से शिफ्ट ए का औसत 60 घटाया गया, जिससे अंतर 15 आया। इस अंतर को शिफ्ट ए के मानक विचलन 10 से विभाजित किया गया, जिससे हमें सौरा मंदरशुंक प्राप्त हुआ। इसके बाद इस सौरा मंदर को सबसे अच्छी शिफ्ट सी के मानक विचलन 15 से गुणा किया गया, जिससे 22 सौर मंदरशुंक आया। अंत में इसे शिफ्ट सी के औसत अंक 70 में जोड़ा गया। इस तरह उम्मीदवार के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बने 70 प्लस 22 और मनमंदर शुंक और 92.5 अंक। इस प्रक्रिया से यह सिद्ध होता है कि कठिन शिफ्ट में परीक्षा देने वालों के साथ भी न्याय होता है और सभी उम्मीदवारों को समान स्तर पर आंकने की कोशिश की जाती है। सरल शब्दों में, उम्मीदवार को असल में 75 अंक मिले थे, लेकिन क्योंकि उसकी शिफ्ट कठिन थी, औसत सिर्फ 60 था। डीएसएसएसपी ने उसे नॉर्मलाइजेशन के बाद 92.5 अंक दिए। नी समझ में आया? कोई बात नहीं। अगले एग्जाम्पल से धीरे धीरे और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए डीएसएसएसपी की परीक्षा 3 शिफ्टों में हुई, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट। अब 3 उम्मीदवारों के रॉ स्कोर देखिए। ए शिफ्ट का उम्मीदवार 75 अंक, बी शिफ्ट का उम्मीदवार 90 अंक, सी शिफ्ट का उम्मीदवार 95 अंक। अब आपको लगेगा कि सी वाला सबसे आगे है क्योंकि उसके 95 हैं, लेकिन रुको, डीएसएसएसपी नॉर्मलाइजेशन का यही तो कमाल है। अब मान लेते हैं ए शिफ्ट का पेपर सबसे मुश्किल था, उसका औसत सिर्फ 60 था। बी शिफ्ट का पेपर थोड़ा आसान था, औसत 75। सी शिफ्ट का पेपर सबसे आसान था, औसत 85। अब सोचिए, ए शिफ्ट वाला जिसने मुश्किल पेपर में 75 लाए, उसने तो बहुत अच्छा किया क्योंकि दूसरों का औसत ही 60 था। वहीं सी वाला जिसने आसान पेपर में 95 लाए, वो शायद इतना मेहनती नहीं था क्योंकि पेपर ही आसान। अब तो नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा? ए वाला का स्कोर बढ़ सकता है, सी वाला का स्कोर घट सकता है, बी वाला शायद वहीं के आसपास रहे। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला कहता है S2 बाई S1 इंटू एक्स माइनस एक्स ए वी प्लस बाई ए वी। तो ए शिफ्ट के छात्र का नॉर्मलाइज्ड स्कोर बना है 15/10 इंटू 0.75 माइनस 7 प्लस 85, 107.5। बी शिफ्ट वाले का आया है 15/12 इंटू 90 माइनस 80 प्लस 85, 97.5। और सी शिफ्ट का रॉ ही फाइनल है 95। नॉर्मलाइजेशन एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे सभी शिफ्टों को एक बराबरी के स्केल पर लाया जाता है। अगर आपकी शिफ्ट कठिन थी और दूसरों के मुकाबले कम अंक आए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। नॉर्मलाइजेशन आपको इंसाफ देगा। यही कारण है कि ए शिफ्ट के छात्र को 75 आने के बावजूद 107.5 अंक दिए गए, क्योंकि उसने कठिन पेपर में बेहतर प्रदर्शन किया। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन एक सांख्यिकीय तरीका है जो ये बताता है कि एक ग्रुप के नंबर औसतन से कितना दूर दूर बिखरे हुए हैं। चलिए एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी शिफ्ट में 5 छात्रों के अंक हैं 60, 62, 58, 61 और 59। इनका औसत यानी एवरेज है 60 लॉट 60 लॉट 5 इक्वल तो 60। अब हर अंक औसत से कितना दूर है ये देखते हैं। 60 का अंतर इक्वल तो 0, वर्ग इक्वल तो 0। 62 का अंतर इक्वल तो +2, वर्ग इक्वल तो 4। 58 का अंतर इक्वल तो -2, वर्ग इक्वल टू 4। 61 का अंतर इक्वल तो +1, वर्ग इक्वल तो 1। 59 का अंतर इक्वल तो -1, वर्ग इक्वल तो 1। अब इन वर्गों का औसत निकालते हैं। 0 + 4
+4 +1 +1 log 5 इक्वल टू 2। अब इसका वर्गमूल लेते हैं। वर्ग 2 इक्वल टू 1.41। यही है मानक विचलन, यानी आपके नंबर औसतन से लगभग 1.41 तक ऊपर नीचे हुए हैं। सरल भाषा में समझे तो अगर मानक विचलन कम है, सभी छात्रों के अंक एक जैसे हैं। अगर मानक विचलन ज्यादा है, सभी के नंबर बिखरे हुए हैं। और डीएसएसएसबी जैसी परीक्षाओं में यही मानक विचलन नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में दिए गए सभी सवालों और जवाबों की पीडीएफ फाइल आपको हमारे ग्रुप में बिल्कुल फ्री में शेयर कर दी जाएगी। ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जॉइन